हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित मिड्डा और आज की हमारी क्लास के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे द करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, दैट इज 25 ऑफ नवंबर 2023। 25 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर आ रही होगी, स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। हम आज की क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स जो है वो हमारे पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HPAS के अंदर करंट अफेयर्स की वेटेज डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अब आपको बहुत ही जल्द अलाइड का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है और इसी के साथ साथ बाकी वैकेंसीज भी जल्द ही आएंगी और आप सभी को प्रिपेयर रहना है। पटवारी हो या सब इंस्पेक्टर हो, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए, यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है आज हम 25 ऑफ नवंबर का डिस्कस करेंगे, यानी कि 25 नवंबर का करंट अफेयर्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं 25 नवंबर के करंट अफेयर्स में किन किन टॉपिक्स के बारे में आज हम सबसे पहले देख लेते हैं, हम डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक्स के ऊपर एक नजर मारते हैं, उसके बाद टॉपिक्स को डिटेल में इलैबोरेट करेंगे। चलिए, तो किन किन टॉपिक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं। आज हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये अभी न्यूज में आता है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ये क्या होता है और किस गाइडलाइंस की अभी ये बात करता है। उसके बाद सोशल हेल्थ में हम अग्नि इनिशिएटिव के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आयुर्वेदा ज्ञान न्याय पुण्य इनिशिएटिव, अग्नि इनिशिएटिव, जो कि अभी लॉन्च किया गया है। सो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पर्सन इन न्यूज में हम जस्टिस फातिमा बीवी के बारे में पढ़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो कि अब दुनिया में नहीं रही, इनका देहांत हो चुका है। सो फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट मुस्लिम जज एट अ हायर पोस्ट इन इंडिया। सो ये अब दुनिया में नहीं रहे, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में हम कर्मयोगी प्रारंभ प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो कर्मयोगी मिशन है इसको अब 1 साल पूरा हो चुका है। तो कर्मयोगी प्रारंभ के बारे में हम पढ़ेंगे, 1 ईयर इसका कैसा रहा और ये क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एनवायरनमेंट की बात करेंगे, उसके बाद तो हम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की बात करेंगे। इसने नए ग्रीन रेटिंग्स को लॉन्च किया है, यानी कि आज जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी बिल्डिंग्स आज भारत देश के बन रहे हैं, उसको ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए एक नए स्टैंडर्ड्स और रेटिंग को अनाउंस किया गया है। सो ये रेटिंग्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल्चर में हम कंबाला के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस कंबाला? कंबाला एक रेस है और जिसको मैं कहूंगा बफेलो रेसिंग। सो ये कर्नाटका के अंदर हर साल होता है और इस बार जो है इसको कर्नाटका की राजधानी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके चलते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और न्यूज में आता है। ठीक है, आपने एक मूवी भी देखी होगी कंतारा, उसके बाद ये और भी चर्चा में हो गया है कंबाला फेस्टिवल। कंबाला रेस बफेलो रेसिंग होती है एक तरह की। उसके बाद हम डेज में पढ़ेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स। महिलाओं के प्रति जो भारत देश के अंदर शोषण होता है, यानी कि महिलाएं जो अपने पति की पिटाई का शिकार होती हैं, सो पूरे दुनिया में ये वायलेंस जो है महिलाओं के प्रति होती आ रही है पिछले सदियों से। सो उसको रोकने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इसको भी ऑब्जर्व करेंगे, ये आज ही का दिन है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स में, हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, ये कहां पे ओपन किया गया है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको हम एनवायरनमेंट में भी कंसीडर कर सकते हैं और इसको हम इंटरनेशनल अफेयर्स में भी कंसीडर कर सकते हैं। सो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास के टॉपिक्स थे स्टूडेंट्स, जिनको अभी हमने देखा है। आइए अब इन टॉपिक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को 1 बाय 1 इलैबोरेट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखना है आप सभी ने, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और क्लास के दौरान आपको कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं क्लास के बाद भी। चलिए, तो सबसे पहला करंट अफेयर बात करता है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल जो है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल जो है, इसने बहुत सारे डिसीजन लिए और यहाँ पर बात करी इसके एक्सटेंशन की। अब एक्सटेंशन की जब बात होती है तो 59th सेशन, अभी हाल ही में एक मीटिंग इसकी होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की मीटिंग यहाँ पे होती है और ये इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में वर्क करता है, उसकी एक गवर्निंग बॉडी है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल। सो पटाया थाईलैंड में इसकी एक मीटिंग अभी होती है, इसका 59th सेशन था और इसी के दौरान ये जो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल है ये मिलती है, क्योंकि यहाँ पर नियम बना हुआ है कि 1 साल में एक बार ये जरूर मिलेंगे।
ठीक है, जिसके चलते हुए ये पूरा एजेंडा डिस्कस करेंगे टिम्बर को लेकर। और हमारा जो सस्टेनेबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम प्रमोट करने का एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं कि हमें सस्टेनेबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करनी है, उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है कि किस तरह से हम ट्रॉपिकल टिम्बर की जो प्रोडक्शन करते हैं उसको सस्टेनेबली उसकी ट्रेड को प्रमोट हमें करना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगला सेशन यानी कि 60th सेशन जो होगा इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल का, ये होगा योकोहामा जापान के अंदर 2024 में। योकोहामा जापान में 2024 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब बात करें इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक ट्रिटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर योकोहामा जापान के अंदर है। इसको 1983 के एग्रीमेंट के दौरान बनाया गया था, द एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं। इसका लक्ष्य यही था कि दुनिया भर के जो सरकारें हैं, दुनिया भर के जो देश हैं, इनको एक साथ लेके आना और ये सब एक साथ मिलकर जो इश्यूज यहाँ पर आते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सेक्टर्स के अंदर, उन सबको सॉल्व करें, मिलजुल कर उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वर्क करें। और जिसके अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, क्रूशियल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो भी चीजें पाई जाती हैं। और एट प्रेजेंट मैं अगर बात करता हूं, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट ऑफ 2006 के अंदर वर्क करता है। सो ये एग्रीमेंट यहाँ पर 2006 में बदलाव किया गया था, उसके अंदर ये वर्क करता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करने का काम करती है और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए भी काम करती है ताकि टिम्बर जो है उसको प्रमोट किया जा सके। और ये एक्सपैंड करने की बात करती है, डाइवर्सिफाई करने की बात करती है इंटरनेशनल ट्रेड ट्रॉपिकल टिम्बर को लेकर, बट हमें जंगलों को मैनेज भी करना है और इन टिम्बर्स की ट्रेड भी करनी है, ये भी दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर 75 मेंबर हैं, जिसमें 37 प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं और 38 कंज्यूमर कंट्रीज हैं। यानी कि 37 वो देश हैं जो इस टिम्बर का प्रोडक्शन करते हैं, 38 वो हैं जो कंज्यूम करते हैं। और इंडिया जो है इसके फाउंडिंग मेंबर के तौर पर वर्क करता है। भारत जो है ये प्रोड्यूसर मेंबर कंट्रीज में आता है क्योंकि इंडिया में टिम्बर बहुत अच्छे लेवल पे जनरेट होता है। और अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, वो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री यहां पर माना जाता है कि भारत में जो भी मुद्दे इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनको मैनेज करने का काम हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 90% दुनिया का जो ट्रॉपिकल टिम्बर है वो इसके मेंबर ही जनरेट करते हैं और 80% से भी ज्यादा दुनिया का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी इन्हीं के पास है। चलिए, तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर जिसके अंदर हमने टिम्बर की बात करी, ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल का जो अभी 59th सेशन होता है पटाया थाईलैंड में, उसके बारे में समझा और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी समझा। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड करंट अफेयर की बात करते हैं जिसमें हम आयुर्वेदा की बात करेंगे, अग्नि इनिशिएटिव की बात करते हैं। अब अग्नि इनिशिएटिव दैट इज द साइंटिफिक एडवांसमेंट इन द आयुर्वेदा। अग्नि इनिशिएटिव कहता है कि हमें आयुर्वेदा के अंदर साइंटिफिक इनिशिएटिव्स लेके आने हैं, एडवांसमेंट्स लेके आनी है। अब सबसे पहले तो भारत देश की अगर मैं बात करता हूं तो आयुर्वेदा की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वर्क करता है। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी मंत्रालय वर्क करता है। और भारत देश में इसके जो मिनिस्टर हैं इनका नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल। अब जब हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास एक बॉडी दैट इज द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस। सो इन्होंने अपनी नई इंडिवर में ये बताया कि हम मेन स्ट्रीमिंग लेकर आ रहे हैं दैट इज फॉर द प्रैग्मेटिक आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस थ्रू द साइंटिफिक वैलिडेशन एंड एविडेंस बेस्ड अप्रेजल। यानी कि हम आयुर्वेदा में साइंस के साथ साथ प्रॉपर साइंटिफिक अप्रूव्स देंगे और आपको बताएंगे कि आयुर्वेदा वर्क करता है। ठीक है, अभी तक समाज जो है एलोपैथी के पीछे भाग रहा है, बट आयुर्वेदा की जो डिमांड है वो रिवाइव होती जा रही है। आज अगर मैं बात करता हूं तो भारत देश के अंदर लगभग 5 लाख आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर जो है वो वर्क कर रहे हैं, मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ये डाटा है। और आयुर्वेदा ज्ञान न्याय पुण्य इनिशिएटिव, अग्नि इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है फिजिशियंस के लिए जो भारत देश में वर्क कर रहे हैं आयुर्वेदा के क्षेत्र में। अब ये जो अग्नि इनिशिएटिव है यानी कि जिसको मैं कहता हूं आयुर्वेदा ज्ञान न्याय पुण्य इनिशिएटिव, ये किस किस की बात करता है? ये आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आता है जिसके चलते हुए ये इनोवेटिव प्रैक्टिसेस लेके आ सकते हैं, एक्सपीरियंसेस लेके आ सकते हैं बीमारियों के हालातों को लेकर कि कैसी बीमारी की सिचुएशन थी, कैसे हमने उसको ट्रीट किया।
उसके साथ साथ ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो कल्चर ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाएगा भारत देश के अंदर आयुर्वेदा के क्षेत्र में। उसके साथ साथ ये रिसर्च भी करेंगे मेन स्ट्रीमिंग प्रैग्मेटिक प्रैक्टिसेस को लेकर, ये रिसर्च भी करेंगे और साइंटिफिक वैलिडेशन लेके आएंगे। एविडेंस बेस्ड अप्रेजल्स यहां पर होने वाला है आयुर्वेदा के अंदर, यानी कि प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स का सहारा लेते हुए हम बताएंगे कि आयुर्वेदा जो है वो इफेक्टिवली वर्क करता है। सो आयुर्वेदा भारत की एक बहुत अच्छी देन है जो कि हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। बीच में अंग्रेजी दवाइयों की वजह से इसकी डिमांड कम हो गई थी, बट फिर से आज के टाइम पे इसको फिर से प्रमोट किया जा सकता है क्योंकि ये ऊपर उठकर आ रहा है। और यहाँ पर जिस बॉडी की हमने बात करी, दैट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज, ये यहाँ पर वर्क करती है। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर आयुर्वेदा को लेकर डेवलपमेंट करती है साइंटिफिक लाइंस के ऊपर, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री के तौर पर कार्य करता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हो। और मैं आपको बता सकता हूं कि इससे पहले भारत में साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करने के लिए आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल यहाँ पर वर्क करते हैं। सो अब किस तरह से वर्क करते थे? सो स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, जिसको हम कहते हैं स्पार्क प्रोग्राम, चलता था भारत देश के अंदर। दैट इज द स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, जिसके चलते हुए जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद स्कीम फॉर ट्रेनिंग इन आयुर्वेदा रिसर्च फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स, पीजी स्टार, तो जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा है वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद रिसर्च टीचर्स के लिए स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, तो स्मार्ट प्रोग्राम टीचर्स के लिए भी यहाँ पर वर्क करता है। तो इससे पहले ये 3 प्रोग्राम वर्क कर रहे हैं आयुर्वेदा के अंदर। सो अभी अग्नि इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। क्लियर? आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अगला करंट अफेयर बहुत ही अच्छा, दैट इज फातिमा बीवी। अच्छा इन द सेंस जब हम महिला की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस वे में बहुत अच्छा। अदरवाइज ये एक बहुत दुखद घटना है कि भारत देश की एक ऐसी महान लेडी अब दुनिया से चली गई, क्योंकि भारत देश में महिलाओं की जो शक्ति है वो बहुत लंबे समय से बढ़ती जा रही थी। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो, इंदिरा गांधी हो, ये फातिमा बीवी हो, तो किसी भी क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़कर आज भाग ले रही हैं। अभी रिसेंटली बीबीसी की 1000 वुमेन्स की एक लिस्ट भी आई है, जिसमें भी 100 वुमेन्स की एक लिस्ट भी आई है बीबीसी मैगजीन की, ठीक है। उसमें भी 4 भारतीय महिलाओं का नाम आता है, ठीक है। उसमें भी 4 भारतीय महिलाएं आती है, जैसे कि हरमनप्रीत कौर है, दिया मिर्जा है, ऐसी 4 भारतीय महिलाओं का नाम आता है। और ये हमारे पास फातिमा बीवी जी की जब मैं बात करता हूं, सो एम फातिमा बीवी द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 124 भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 यहां पर सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट करता है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहां पर 26 जनवरी 1950 को होती है। 28 जनवरी 1950 से इसकी वर्किंग जो है वो शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इनिशियली 7 जजेस प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि आज बढ़कर 33 जजेस प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले, भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर हीरालाल जे कानिया, एच.जे. कानिया जिनको हम बोलते हैं। और आज भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत सारी जजमेंट्स, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस किसी सिंगल जज के द्वारा हैंडल नहीं किया रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के बेंचेस होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज तक भारत में लगभग 50 मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं, बट एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। बट भारत देश के अंदर महिला जज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला जजेस बनी है, और आज तक 11 महिला जजेस ही बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आने वाले समय में यह भी देखा जा रहा है कि भारत देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश चयन प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो हमारे भारत देश के अंदर मुख्य न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया है, मुख्य न्यायाधीश को चुनने की जो प्रक्रिया है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। यानी कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस होता है वो अपना सक्सेसर बताता है, अब वो अपनी मर्जी से अपना सक्सेसर चूज नहीं कर सकता। एक विधान चलता आ रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो 33 जज हैं, वो 33 जज जो हैं उनकी एक सीनियरिटी होती है। सीनियरिटी किस तरह से होती है कि वो कितना टाइम से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। यानी कि कोई जज ऐसे होगा जो 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में है, कोई ऐसे है जो 15 साल से है, कोई ऐसे है जिसकी आयु तो 64 साल की होगी, बट वो 1 साल से ही सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी आपको देखने को मिलेंगे। सो आयु से सीनियरिटी नहीं है, सीनियरिटी है
जितने टाइम से आप सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हो, जितना लंबे समय आपका सुप्रीम कोर्ट में निकला है, उससे सीनियरिटी निकल कर आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 साल की ही होती है, ये सब हम जानते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी रहे जो कि 64 साल, 64.5 साल या उससे भी अधिक समय पर भी भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। अब थोड़ा सा बैक टू बेसिक आते हैं, और इसमें यह है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम रेकमेंड करते हैं अपने सक्सेसर के रूप पे। उसके बाद राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं एज अ सक्सेसर ऑफ द करंट सीजीआई। सो अभी हमारे जो सीजीआई हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक महिला सीजीआई भारत की बन रही है, बट 1 महीने के लिए लगभग। और अब जजेस की तरफ वापस आते हैं, तो ये जस्टिस फातिमा बीवी, केरल की रहने वाली, और फातिमा बीवी जी की अगर मैं बात करता हूँ 1989 में ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनती है, और भारत देश के अंदर एक इतिहास बनता है, भारत के अंदर पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वुमेन महिला जज के साथ साथ मुस्लिम जज भी, ठीक है, मुस्लिम महिला जज। इससे पहले ये एक एडवोकेट थी, एक लॉयर थी, ठीक है। नवंबर 1950 में इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री पूरी करी थी और ये लॉयर के तौर पर आगे बढ़ी थी। फातिमा बीवी का जन्म जो है वो अनाविती मीरान साहिब और खादीजा बीवी जो है केरला के अंदर 1927 में इनका जन्म होता है। उसके बाद कैथोलिकेट हाई स्कूल में पढ़ती हैं, उसके बाद ये अपनी ग्रेजुएशन करती हैं केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी कॉलेज त्रिवंतपुरम से। आगे बढ़ते हुए पहली स्टूडेंट बनती हैं जिन्होंने डिग्री पूरी करी है लॉ के अंदर फुल मार्क्स, यानी कि पूरे मार्क्स आते थे इनके, बहुत इंटेलिजेंट थी ये। और ये फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि कंडक्ट किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन का 1958 में, उसमें फर्स्ट आती हैं और जुडिशियल सर्विसेज को ज्वाइन करती हैं। इसके बाद ये पहली महिला मेंबर बनती हैं भारत देश से जो कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनी जाती हैं। उसके बाद 1989 में इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज चुना जाता है। उससे पहले 1984 से लेकर 1989 तक ये हाई कोर्ट के अंदर जज के तौर पर वर्क करती हैं। इसके साथ साथ जब 1989 में सुप्रीम कोर्ट का जज इनको चुना गया तो 1992 तक ये इस पोस्ट में रहती हैं, और ये पहली महिला थी एशिया से, ठीक है, जिनको अपनी देश के सबसे उच्चतम कोर्ट में जज के तौर पर अपॉइंट किया गया, पहली महिला। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद फातिमा बीवी जी तमिलनाडु की राज्यपाल भी नियुक्त की गई थी 1997 में तमिलनाडु की राज्यपाल भी ये रही हैं। सो यहाँ पर आपको काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इस चीज का, एम फातिमा बीवी। और देखिए बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस की नियुक्ति होती है तो 2 तरीके होते हैं, एक तो किसी जज को ही प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, या फिर किसी सीनियर एडवोकेट को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है डायरेक्टली। सो यहाँ पर भारत देश के अंदर ऐसी पहली महिला जिनको एक एडवोकेट से सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया हो, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ये ध्यान रखिएगा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, द फर्स्ट फीमेल एडवोकेट टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आज से 3-4 साल पहले इनकी नियुक्ति की गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, 1 साल मिशन कर्मयोगी का, कर्मयोगी प्रारंभ का 1 साल पूरा होता है 22 नवंबर 2023 को। इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कर्मयोगी प्रारंभ जो है इसका 1 साल एनिवर्सरी होता है, और ये एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर। यानी कि जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स सेलेक्ट होकर आते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उनको पूरा का पूरा जानकारी सरकार की स्कीमों की, सरकार के नियमों की, सरकार की पूरी जानकारी दी जाती है ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के चलते हुए। सो ऑल द नेसेसरी डिटेल्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज इनको प्रोवाइड की जाती है, जो कि यहाँ पर रोजगार मेला से चुनकर आते हैं, इसके साथ साथ 8 कोर्सेज इसके अंदर होते हैं जो कि रोजगार मेला से चुन के आए व्यक्तियों की सहायता करते हैं, और ये मिशन कर्मयोगी के अधीन आते हैं। इसके साथ साथ इसी मिशन कर्मयोगी के अंदर 2020 में नेशनल मिशन फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग भी लॉन्च किया गया था। नेशनल प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसका कार्य यही था कि जो भी हमारे सिविल सर्विस सेक्टर है उसके अंदर हमारे ऑफिसर्स को, हमारे अधिकारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको पूरी तरह से नॉलेज प्रोवाइड करवाना, उनको एक वेल ट्रेन्ड ऑफिसर बनाना ताकि उनको हर क्षेत्र में जानकारी प्राप्त हो। क्लियर? सो यहां से उनको रूल बेस्ड सिस्टम से रोल बेस्ड सिस्टम तक की जानकारी देना, ये इनका कार्य था। ये नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो कि मिशन कर्मयोगी का पार्ट है।
और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर 6 की पिलर थे जिनको सिखाया जाता था, पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क और इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, ये सब इनको सिखाया जाता था। सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स इसमें कवर होते थे, सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स। सो ये ध्यान रखिएगा, मिशन कर्मयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आगे बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की। तो इसने न्यू ग्रीन रेटिंग्स जो है यहाँ पर लॉन्च करी है, न्यू ग्रेड रेटिंग टूल्स यहाँ पे लेके आया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है ग्रीन बिल्डिंग्स। हमें ग्रीन बिल्डिंग्स बनानी है, तो ग्रीन बिल्डिंग्स के चलते हुए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉलो करते हुए रेटिंग में हमने कुछ बदलाव किया कि इनको रेट किस तरह से किया जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की, तो इसकी स्थापना कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के द्वारा की गई थी 2001 में। और ये इसका मेन लक्ष्य यही था कि भारत देश के अंदर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को हमें बूस्ट करना है। ग्रीन बिल्डिंग यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स बनानी है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। और लगभग 11,500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट ये पूरे कर चुका है और ग्रीन फुटप्रिंट के चलते हुए 10.42 बिलियन स्क्वायर फीट का एरिया ये डेवलप कर चुका है। और इसके चलते हुए इंडिया को हम एक ग्लोबल लीडर बना रहे हैं सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के एक मैटर में। सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट विद द सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन बिल्डिंग फुटप्रिंट हम पूरी दुनिया में बन चुके हैं। अब वापस आते हैं न्यूज में कि ये न्यूज क्या है और क्या रेटिंग्स की यहाँ पर बात होती है। सो हमारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है, इसने न्यू ग्रीन रेटिंग टूल्स यहाँ पे दिए हैं अपने नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को पूरा करते हुए। इसने एक एजेंडा फिक्स किया हुआ है कि 2050 तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत को नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ ले जाए, ट्रांसफॉर्म कर सके। तो मिशन ऑफ नेट जीरो जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने लॉन्च किया हुआ है। और ये जो न्यू ग्रीन रेटिंग जो है, न्यू ग्रीन रेटिंग टूल्स जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के, ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस जो अभी चेन्नई में हुई थी उसके दौरान लॉन्च किए गए। और इसके अंदर क्या क्या है, नेट जीरो कार्बन रेटिंग, अपग्रेडेड रेटिंग सिस्टम जैसे कि ग्रीन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग रेटिंग वर्जन 1.0, ग्रीन फैक्ट्री रेटिंग वर्जन 2.0, ग्रीन कैंपस रेटिंग वर्जन 1.0, इन तीनों को यहां पे लॉन्च किया गया। और ये आइए इनको देख लेते हैं। न्यू रेटिंग टूल ऑफ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का जो नेट जीरो कार्बन रेटिंग सिस्टम है, इसको हम एक बहुत बड़ा स्टेप मान के चलते हैं कि ये ऑपरेशनल और एम्बॉडिड इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए काम करेगा। और ये जो रेटिंग सिस्टम इसने बनाया है, ये किन कंसेंसस और सपोर्ट के तौर पर बनाया गया, जो भी हमारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स है उन सभी को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रिपरेशन की गई है। सो ये एक वॉलंटरी और कंसेंसस बेस्ड प्रोग्राम होगा जो कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स और कैंपसेस दोनों के लिए वर्क करेगा। और रेटिंग जो होगी, ठीक है, वो इसको रेटिंग टूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एनकरेज करेगा लो एम्बॉडिड कार्बन मटेरियल्स को और ऑप्टिमाइज करेगा बिल्डिंग्स की परफॉर्मेंस को ऑन साइट या ऑफ साइट रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को। आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग रेटिंग वर्जन 1.0 की। ये एक इंप्रूव्ड वर्जन है पायलट सिस्टम का आफ्टर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द ऑल स्टेक होल्डर्स। और ग्रीन कैंपस रेटिंग वर्जन 1.0 जो है, ये रेट को सीख करेगा, सीखा सिर्फ बिल्डिंग की नहीं पर बिल्डिंग के एनवायरनमेंट की भी। सिर्फ बिल्डिंग को ही रेट नहीं देखेगा, बिल्डिंग के एनवायरनमेंट का भी रेटिंग देखेगा। और इसी तरह से ये हमारा टूल्स जो हैं वो वर्क करने वाले हैं। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करते हैं कंबाला रेसिंग की। तो कंबाला एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो कर्नाटका में ऑब्जर्व किया जाता है। कर्नाटका के कोस्टल रीजन में मेनली इसको ऑब्जर्व किया जाता है, बट इस बार इसको बेंगलुरु में ऑब्जर्व किया गया। और दोनों कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने ही इसको ऑब्जर्व करने में सपोर्ट किया है। सो बेंगलुरु जो है पहली बार इसको होस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है कंबाला को। और वीकेंड में यानी कि 25-26 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है बफेलो रेसिंग। सो कंबाला एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है जो कि यहाँ पर पैडी फील्ड्स में होती है, जहां पर स्लश और मड होता है यानी कि पूरा कीचड़ भरा होता है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कोस्टल कर्नाटका के अंदर। और कंबाला जो है बेसिकली साउथ वेस्ट मॉनसून के बाद होता है, जब पैडी जो है उसकी फसल को कटाई कर ली जाती है। और रेसिस जो है ये दक्षिण कन्नड़ में होती है, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में होती है, हर वीकेंड होती है, नवंबर से शुरू होकर अप्रैल तक चलती है। और इस रेस के दौरान 2 टीम होती है बफेलोस की, दोनों की रेसिंग होती है और जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है, वो जीत जाता है। और इसके साथ साथ जो कीचड़ सबसे ज्यादा उछालता है उसको यहाँ पर प्राइज भी दिया जाता है, उसको सबसे ज्यादा प्राइज भी यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो वाटर को सबसे ज्यादा ऊपर उछालेगा उसको प्राइज दिया जाता है।
समझ गए? किसी को कोई सवाल, किसी को कोई डाउट, आप पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, अगले करंट अफेयर की बात करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स। दुनिया भर में महिलाओं के प्रति जो शोषण होता है, महिलाओं का की जो मार पिटाई होती है, महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए जाते, वायलेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस हो या डॉरी हो, हर चीज को रोकने के लिए यह दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1981 में की गई थी और इस दिन का मेन लक्ष्य यही था कि हमें महिलाओं के प्रति हो रही वायलेंस को रोकना है। और भारत देश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी वर्क करता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट ऑफ 1990 के तहत 1992 में होती है और प्रेजेंटली इसकी चेयरपर्सन जो है उनका नाम है रेखा शर्मा। और यह दिन 25 तारीख को होता है, 25 नवंबर को होता है। और अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं कि इस बार इसका थीम क्या रहा, तो इस बार इसका थीम था यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। यूनाइट एंड इन्वेस्ट टू प्रिवेंट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड राइट। और इसी के साथ साथ नो एक्सक्यूज मूवमेंट भी चलाई गई है, एक कैंपेन जिसका लक्ष्य है नो एक्सक्यूज, यानी कि आपको ये कैंपेन्स करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। सो नो एक्सक्यूजेस फॉर द वायलेंस अगेंस्ट, टू स्टॉप द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स, नो एक्सक्यूज। चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट की हम यहाँ पर बात करते हैं और इसको अबू धाबी में यहाँ पर लॉन्च किया गया है, अबू धाबी यूएई में। आप सबको ये पता होना चाहिए कि अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है और जिसका सेक्रेटेरिएट बॉन जर्मनी में है और इसकी स्थापना 1992 में होती है। 1994 से लेकर इसका हर साल एक मीटिंग होता है जिसको हम कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सो अभी 2023 के अंदर कॉप 28 हो रहा है, कॉप 28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां मीटिंग हो रहा है और ये हो रहा है दुबई में, दुबई यूएई में हो रहा है। और इसी के चलते हुए अबू धाबी में इससे पहले, इस मीटिंग से पहले लॉन्च कर दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट। 2 गीगावाट का प्रोजेक्ट है, 2 गीगावाट का, ठीक है, लगभग 2 लाख घरों को बिजली दे सकता है ये, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एक ऐसी मीटिंग है जिसके 21वीं मीटिंग के दौरान, इसकी 21वीं मीटिंग कॉप 21 हुआ था 2015 में, 2015 में हुआ था पेरिस के अंदर। और इसी मीटिंग के दौरान ही इंटरनेशनल सोलर एलायंस, जो बॉडी दुनिया में सोलर एनर्जी को लेकर वर्क करती है, इसकी स्थापना की गई थी। और इंटरनेशनल सोलर एलायंस जो है, इसका हेडक्वार्टर भारत देश के अंदर है, इंडिया में है, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। और ये चाहती है कि जितने भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर भी बने और सोलर एनर्जी को हम डे बाय डे प्रमोट करने का कार्य कर रहे हैं। सो ये ध्यान रखना है आपको, सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट 2 गीगावाट का ये प्रोजेक्ट है और 35 किलोमीटर दूर बना हुआ है अबू धाबी शहर से और ये इनफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, 2 लाख घरों को बिजली दे सकता है और ये 2.4 मिलियन टन जो है कार्बन एमिशन इसको खत्म करेगा प्रतिवर्ष, एनुअली। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं और हम दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बट हम भारत देश की बात भी करेंगे कि इंडिया के अंदर सबसे बड़े बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां लगे हुए हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है दैट इज सोलर पार्क। अगर मैं कहता हूं तो भादला सोलर पार्क राजस्थान के अंदर है, जोधपुर राजस्थान में, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2245 मेगावाट की है, 2245 मेगावाट की कैपेसिटी, यानी कि मतलब ये सिंगल नहीं है, इसके अंदर 4 प्लांट आते हैं, ठीक है, एक 420 मेगावाट का है, एक 250 मेगावाट का है, एक लगभग 1200 मेगावाट का है। इस तरह से इसके अंदर 2245 मेगावाट की कैपेसिटी है। उसके बाद पावागढ़ सोलर पार्क है कर्नाटक के अंदर, 2050 मेगावाट की कैपेसिटी। उसके बाद ये अनंतपुरम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है आंध्र प्रदेश में, 1500 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है आंध्र प्रदेश में, 1000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। उस तरह से भारत देश के अंदर ये यहाँ पर बनाए जा रहे हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर पार्क। चलिए, तो अब एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्या आज के हमारे एमसीक्यूज रहने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। सो पहला सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आता है, देखते हैं क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। The recent 59th session of the International Tropical Timber Council was held in Manila, Philippines, and International Tropical Timber Organization is a treaty-based intergovernmental organization जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है।
इसके बाद अगला सवाल कहता है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन को बूस्ट करती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है क्योंकि हमें दो ही ऑप्शंस में दिए गए हैं और हमें करेक्ट वाला बताना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को आप जब देखते हो तो ये पटाया थाईलैंड में हुआ, ठीक है। सेकंड भी गलत हो जाता है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में नहीं है। उसके बाद थर्ड हमारा करेक्ट है, फोर्थ हमारा करेक्ट। तो थर्ड और फोर्थ यहां पर करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, इसीलिए थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। सो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज हैज लॉन्च्ड अग्नि इनिशिएटिव। सो हमारा जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज है इसने अग्नि इनिशिएटिव को लॉन्च किया। आयुर्वेदा ज्ञान न्याय पुण्य इनिशिएटिव, अग्नि इनिशिएटिव, ये कल्चर ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अमंग द आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स में लेके आता है, और ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्पार्क स्मार्ट स्टार, ये अदर प्रोग्राम्स है जो इसके द्वारा लॉन्च किए गए। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के तहत है, फोर्थ वन इज करेक्ट। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, Justice Fatima Bibi was the first woman member of the country's income tax appellate tribunal and she was appointed as a judge in Supreme Court in 1989, a post which she held till 1992. And she was the first woman in Asia to be appointed as a judge in her country's apex court, and she was appointed as the governor of Tamil Nadu in 1997. So यहाँ पर हमारे पास जो हमारा पहला स्टेटमेंट है या सेकंड स्टेटमेंट है या थर्ड स्टेटमेंट है करेक्ट है। सो फर्स्ट थ्री आर करेक्ट। सो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होता है? कोई सवाल, कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, आप पूछ सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्म योगी प्रारंभ एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये यहां पर गलत हो जाता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो पब्लिक ग्रीवेंसेस पर्सोनल उसके अंदर वर्क करता है, एंड इट एम्स टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द न्यूली अपॉइंटेड रिक्रूटेड थ्रू द रोजगार मेलास। सो करेक्ट बताना है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हैज लॉन्च्ड न्यू ग्रीन रेटिंग टूल्स एज अ पार्ट ऑफ द नेट जीरो मिशन, and the Indian Green Building Council was established by the Federation of Indian Chambers of the Commerce and Industry, CII के द्वारा बनाया गया था ये, ठीक है। And India has the largest green building footprint in the world. Second नंबर पे आते हैं हम। And net zero carbon rating system is a voluntary and consensus based program for both new and existing building and campuses. So first and fourth is correct. First and fourth is correct. Correct बताएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। बेंगलुरु इज होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर 3-day कंबाला इवेंट, एंड 2 दिन का है आई थिंक, ठीक है, 25-26 तारीख को। कंबाला इज अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन अ पैडी फील्ड्स फिल्ड विद द slush and mud in the coastal Tamil Nadu. This is Tamil Nadu. Incorrect बताना है, both 1 and 2, only 2. Okay. चलिए दिस वन इज करेक्ट। वैसे गए तो बहुत सारी जगह पर इसको लिखा गया वीकेंड में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस वन इज करेक्ट यहाँ पर दिया गया है इसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज सेकंड वाला ही इनकरेक्ट बताया जा रहा है। सो ये 3 day या 2 day एक कंफ्यूजन यहाँ पे निकल कर आता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आप इसको इनकरेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज ये अननेसेसरी स्टेटमेंट है, इसको लेकर पेपर में सवाल नहीं देखने को मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न आता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स। सो ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है आपको बताना है। मैंने आपको बताया था इस दिन की शुरुआत 1981 में की गई थी, एंड इस बार का हमारा जो थीम है इसको लेकर वो भी है यूनाइट। सो दिस इज 25 ऑफ नवंबर, 25 नवंबर का दिन, 25 ऑफ नवंबर, 25 नवंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट जो है कहां पे इनोग्रेट किया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। सो इसको इनोग्रेट किया गया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज की COP28 मीटिंग से पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। सो ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा करंट अफेयर का क्लास, जिसके अंदर हमने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई सवाल या डाउट रहा हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।